हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। यहाँ आपको अलग अलग तरह की कहानियाँ देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि यह कहानियाँ आपको जरूर अच्छी लगेंगी। मेरा दिमाग जैसे ही उस नई दुनिया की यादों में डूबा तो मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। ये जगह तियानजी क्षेत्र के शुवान प्रांत के उत्तरी इलाके में है और यहाँ स्वर्गीय वंश का साम्राज्य है। इस साम्राज्य का बेकार युवराज वीर प्रताप रोज बाज पालता है, कुत्तों के साथ घूमता है, संगीत सुनता है और हर रात ऐशो आराम में डूबा रहता है। मैं इस समय बिस्तर से उठा और चारों तरफ नजर घुमाई तो खुद को एक बेहद भव्य कमरे में पाया। बिस्तर के पास कुछ स्त्रियों के वस्त्र भी बिखरे पड़े थे। जैसे ही पुरानी यादें मेरे दिमाग में आई, मुझे सब कुछ साफ समझ आ गया। मैं एक फैंटेसी दुनिया में आ चुका था और सीधे स्वर्गीय वंश साम्राज्य के युवराज के शरीर में प्रवेश कर गया था। यह उत्तरी क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। आधा दिन पहले ही सीमा युद्ध से खबर आई कि साम्राज्य का शासक यानी इस शरीर के पिता पर 3 शक्तिशाली दुश्मन साधकों ने घात लगाकर हमला कर दिया। उनके साथ पूरी 1 लाख सैनिकों की सेना भी युद्ध में खत्म हो गई। ये खबर दरबार तक पहुंचते ही मेरे छोटे भाई दूसरे राजकुमार ईस्टर्न शिन ने तुरंत मेरे खिलाफ चाल चलनी शुरू कर दी। मेरी माँ मुझे जन्म देते समय ही दुश्मनों के हमले में मारी गई थी, इसलिए पिता मुझे बहुत प्यार करते थे और विरोध के बावजूद मुझे युवराज बना दिया था। लेकिन मैं साधना में पूरी तरह कमजोर था। मेरा सारा समय औरतों के बीच मौज मस्ती में बीतता था। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरे भाई ने मुझे जाल में फंसाया और जहर देकर मेरी मौत की साजिश रची। अंत में मैं उसी बिस्तर पर मर गया। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, राज परिवार में कोई दया नहीं होती। ईस्टर्न शिन, तूने चालाकी से मुझे जहर दिया, लेकिन अब तेरी सच्चाई मेरे सामने है। मैं उठकर अपने शरीर को देखने लगा। मेरी ताकत साधना की दुनिया के मध्य स्तर के प्रारंभिक चरण जितनी थी, जबकि मेरा भाई जन्म से ही अद्भुत प्रतिभा वाला था। उसके पास सुप्रीम हड्डी थी और वह पूरे उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध प्रतिभाशाली माना जाता था। वह पवन बादल संप्रदाय में भी शामिल हो चुका था, जहां एक बड़े गुरु ने उसे अपना शिष्य बना लिया था। मैंने सोचा, अब पिता नहीं रहे और दरबार में अराजकता है। ऐसे में इस कमजोर शरीर के साथ मैं अपने भाई का सामना कैसे करूंगा। मेरा सिर दर्द से फटने लगा और मैं निराश हो गया। तभी अचानक मेरे कानों में एक मधुर आवाज गूंज उठी, सिस्टम सक्रिय करने की शर्त पूरी हो गई। सिस्टम चालू हो रहा है। 1% से लेकर 100% तक प्रक्रिया पूरी हुई और फिर मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज साफ सुनाई दी। ये तो सिस्टम था। मैंने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। मैं खुशी से उछल पड़ा। ये वही रहस्यमय शक्ति थी जिसके सहारे दूसरे लोग तेजी से ताकत हासिल कर लेते हैं। मैंने पूछा, तुम्हारे पास क्या खास क्षमता है? सिस्टम ने बताया, इसकी 2 मुख्य शक्तियां हैं। पहली शक्ति यह है कि मैं स्वर्गीय वंश साम्राज्य को विकसित करूं। जितना साम्राज्य मजबूत होगा, जितना उसका क्षेत्र और सम्मान बढ़ेगा, उतने बड़े इनाम मुझे मिलेंगे। मैंने मन ही मन सोचा, अगर ऐसा है तो मुझे इस सिंहासन को संभालना ही पड़ेगा। अब मैं अपने भाई से डरने वाला नहीं हूँ। दूसरी शक्ति यह है कि मैं अपनी प्रिय स्त्रियों के साथ संतान उत्पन्न करूं। अगर कोई रानी या रखेल योग्य संतान को जन्म देती है तो मुझे इनाम मिलेगा। जितनी अच्छी संतान की प्रतिभा और शरीर होगा, उतना बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन शर्त बहुत कठिन थी। स्त्री की किस्मत का स्तर कम से कम 80 होना चाहिए। उसका शरीर पवित्र शरीर स्तर का होना चाहिए और उसकी प्रतिभा असाधारण स्तर की होनी चाहिए। मैं हैरान रह गया। ऐसी शर्तें तो पूरे क्षेत्र में मुश्किल से मिलती हैं। इस दुनिया में शरीर के स्तर सामान्य शरीर से लेकर आत्म शरीर, राजा शरीर, सम्राट शरीर, पवित्र शरीर, दिव्य शरीर और अमर शरीर तक होते हैं। प्रतिभा के स्तर भी निम्न, मध्यम, उच्च, असाधारण, मार्ग से जुड़ी और असीमित तक माने जाते हैं। इतनी ऊंची शर्तें पूरी करने वाली महिला पूरे उत्तरी क्षेत्र में शायद ही कोई मिले। मेरा भाई भले ही सुप्रीम हड्डी वाला हो, लेकिन उसका शरीर सम्राट स्तर का है और प्रतिभा उच्च स्तर की ही है। मैंने सिस्टम से पूछा, क्या मुझे कोई शुरुआती तोहफा नहीं मिलेगा? अगर बिना सहायता के मैं बाहर निकला तो मेरा भाई मुझे तुरंत खत्म कर देगा। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अगर मेरे पास ताकत नहीं है तो मैं न सिंहासन बचा पाऊंगा और न ही अपना भविष्य बना पाऊंगा। अब मुझे सिस्टम के सहारे आगे बढ़ना होगा। सिस्टम ने उसी समय नया तोहफा भेज दिया। सिस्टम की आवाज गूंजी,
मुबारक हो, होस्ट को स्वर्गीय सम्राट स्तर की साधना कार्ड 1 मिली और धर्म प्रतिमा स्तर के चरम पर खड़े 4 देव संहार रक्षक मिल गए। साथ ही असीम स्तर की प्रतिभा और हंगमैन अराजक दिव्य साधना का ऊपरी भाग भी प्राप्त हुआ। अचानक मेरे सामने 4 शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हो गईं। चारों सुनहरे कवच में थे, उनके हाथ में ड्रैगन को काटने वाली सुनहरी तलवार थी और उनके शरीर से अजेय शक्ति का आभास निकल रहा था। चारों एक साथ झुककर बोले, स्वामी को प्रणाम। मैं खुशी से भर गया और कहा, औपचारिकता की जरूरत नहीं। इन चारों रक्षकों के साथ अब मुझे ईस्टर्न शिन से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी सुप्रीम हड्डी आखिर में मेरे लिए ही फायदा बनकर रह जाएगी। धर्म प्रतिमा स्तर का चरम साधक पूरे उत्तरी क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। मेरी साम्राज्य में मेरे पिता के बाद केवल एक वरिष्ठ मंत्री ही इस स्तर तक पहुंचा था। लेकिन अब मेरे पास 4 ऐसे रक्षक थे। इसका मतलब था कि अब मेरे पास खुलकर चलने की ताकत आ चुकी थी। मैंने तुरंत सिस्टम से कहा, स्वर्गीय सम्राट स्तर की साधना कार्ड इस्तेमाल करो। कार्ड इस्तेमाल होते ही मेरे शरीर में तेज रोशनी फैल गई। मेरी शक्ति अचानक तेजी से बढ़ने लगी। साधना स्तर एक के बाद एक ऊपर उठता गया। अंत में मेरी ताकत सीधे स्वर्गीय सम्राट स्तर के पहले आसमान तक पहुंच गई। मैंने अपने शरीर में असीम शक्ति महसूस की। मेरी दिव्य चेतना पूरे राजमहल में फैल सकती थी। अब मेरी ताकत बहुत मजबूत हो चुकी थी। स्वर्गीय सम्राट स्तर का साधक पूरे उत्तरी क्षेत्र में बहुत दुर्लभ माना जाता है। ज्यादातर शक्तिशाली संप्रदायों के पास भी ऐसे 1 या 2 ही साधक होते हैं जो इस स्तर पर रक्षा करते हैं। अब मैं इस ताकत के साथ ईस्टर्न शिन को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहा था। फिलहाल मैंने महल छोड़ने की जल्दी नहीं की। 4 देव संहार रक्षकों की सुरक्षा में मैं हंगमैन अराजक दिव्य साधना का अभ्यास करने लगा। उसी समय दूसरे महल में ईस्टर्न शिन अपने खास लोगों के साथ खड़ा था। उसके सामने वही महिला थी जिसने मुझे जहर दिया था। ईस्टर्न शिन ने पूछा, क्या तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि वह मर चुका है? महिला ने जवाब दिया, मैंने उसकी सांस और जीवन ऊर्जा पूरी तरह खत्म होते देखी है। वह अब इस दुनिया में नहीं बच सकता। ये सुनकर ईस्टर्न शिन हंस पड़ा और बोला, अच्छा काम किया, तुम अब जा सकती हो, आराम करो। जैसे ही वह मुड़ने लगी, एक वृद्ध व्यक्ति ने अचानक उस पर आग का प्रहार कर दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति चरम स्तर के साधना वाले थे और उसकी शक्ति उस महिला के लिए बिल्कुल भी झेलने लायक नहीं थी। एक दर्द भरी चीख के साथ वह महिला जलकर राख हो गई और उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचा। ईस्टर्न शिन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या मजाक है? मैं ऐसी खतरा रखने वाली को कैसे जीवित छोड़ सकता था? महिलाएं अक्सर सोच में कमजोर होती हैं। उसने आगे कहा, पिता ने गलती से वीर प्रताप को युवराज बना दिया था। अब वह मर चुका है तो उसे कौन बदला लेगा? पिता मुझे गलत समझते रहे, लेकिन अब वही सिंहासन मुझे संभालना चाहिए ताकि साम्राज्य सुरक्षित रह सके। महल से बाहर निकलकर उसने दरबार के अधिकारियों को बुलाने का आदेश दिया और अपने सिंहासन पर बैठने की तैयारी शुरू कर दी। उसी समय मेरे महल में साधना पूरी होने के बाद मेरे सामने सिस्टम ने फिर से सूचना दी। महान स्वप्न साम्राज्य में भाग्य की बेटी शियाओ किंगली दिखाई दी, जिसकी किस्मत का स्तर 95 है। उसके पास 9 नर्क दिव्य शरीर और उच्च प्रतिभा है। वह 9 नर्क सम्राज्ञी का पुनर्जन्म मानी जाती है। साथ ही आनंद संप्रदाय में हान वंशिया नाम की एक और स्त्री मिली, जिसकी किस्मत का स्तर 85 है। उसके पास विलय शरीर और स्वाभाविक आकर्षक शरीर संरचना है। उसके साथ संबंध बनाने पर साधना में बड़ा लाभ मिलेगा। मैंने सुनते ही आंखें सिकोड़ ली। शियाओ किंगली महान स्वप्न साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी है और वही मेरे पिता की मौत में शामिल साम्राज्य का हिस्सा भी है। अगर मैं उस साम्राज्य को नष्ट कर दूं और फिर उसे अपनी रानी बना लूं तो वह शायद मुझसे नफरत ही करेगी। मैं मुस्कुराया और मन में कहा, अगर वह मुझसे नफरत करती है तो करती रहे। 9 नर्क सम्राज्ञी भी आखिर मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। दूसरी महिला आनंद संप्रदाय से है, जो इस समय मेरे साम्राज्य से टकराने की स्थिति में नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं पहले महान स्वप्न साम्राज्य पर हमला करूंगा। सिस्टम मेरे साथ है, इसलिए मुझे भरोसा है कि जल्द ही हान वंशियांग भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं रहेगी। उसका विलय शरीर और आकर्षक हड्डी संरचना निश्चित ही मेरे भविष्य की ताकत बनेगी। मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा, मेरी स्वर्गीय वंश साम्राज्य की वर्तमान प्रतिष्ठा कितनी है? सिस्टम की आवाज आई, प्रतिष्ठा अंक 1200 है। विशेष सूचना यह है कि होस्ट केवल तभी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है जब वह सिंहासन संभाल ले। हर 100 प्रतिष्ठा अंकों पर होस्ट को इनाम मिलेगा। इसके अलावा विशेष उपलब्धि पुरस्कार भी होंगे।
जब प्रतिष्ठा अंक 2000, 3000, 5000 और आगे इसी तरह के स्तर तक पहुंचेंगे तो सिस्टम से खास उपलब्धि उपहार पैकेज मिलेगा जिसमें बड़े इनाम होंगे। ये सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब सबसे जरूरी काम है पहले सिंहासन संभालना और उसके बाद बाकी योजनाएं बनाना। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि दरवाजे के बाहर शोर सुनाई दिया। चारों देव संहार रक्षकों ने तुरंत महसूस किया कि कोई पास आ रहा है और हमला करने को तैयार हो गए। लेकिन मैंने उन्हें रुकने का इशारा किया। दरवाजे के बाहर दो सैनिक धीरे आवाज में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे आज के बाद ये साम्राज्य पूरी तरह दूसरे राजकुमार का होगा। हमने इतने समय तक इंतजार किया और अब आखिरकार हमें उभरने का मौका मिला है। एक ने कहा मुझे समझ नहीं आता कि महाराज ने वीर प्रताप को युवराज कैसे बना दिया जबकि दूसरा राजकुमार इतना प्रतिभाशाली है। एक कामुक और बेकार व्यक्ति को सिंहासन कैसे मिल सकता है। दूसरे ने जवाब दिया अब इन बातों का क्या फायदा। राजकुमार ने दरबार में सभी अधिकारियों को बुला लिया है और सिंहासन संभालने की तैयारी कर रहा है। हमें बस वीर प्रताप की लाश लेकर आदेश पूरा करना है। मेरी साधना अब बहुत ऊंची हो चुकी थी इसलिए मैं उनकी फुसफुसाहट साफ सुन पा रहा था। उनके कदम धीरे धीरे मेरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाए बिना ही यह सोचकर अंदर धक्का दे दिया कि मैं पहले ही मर चुका हूं। चर्रा की आवाज के साथ दरवाजा खुला और दो मध्यम आयु के सैनिक अंदर आए। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी वे एकदम जम गए। मैं उन्हें शांत मुस्कान के साथ देख रहा था। दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वे घबराकर बोले वीर प्रताप आप अभी जिंदा कैसे हैं। मैंने हल्की हंसी के साथ पूछा कप्तान ली और कप्तान लिन तुम दोनों बिना अनुमति मेरे महल में क्या करने आए हो। वे हकला गए और कोई जवाब नहीं दे पाए। मैंने सीधे कहा अभी अभी मैंने सुना कि दूसरे राजकुमार ने दरबार में अधिकारियों को बुलाकर सिंहासन संभालने की तैयारी कर ली है। अगर मैं जिंदा हूं तो उसकी योजना अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक ने डरते हुए पूछा क्या तुम सब जानते हो। उन्होंने तुरंत एक दूसरे को देखा और मन ही मन फैसला कर लिया। झट से दोनों ने अपनी गति बढ़ाई और हाथ में खंजर निकालकर मुझ पर हमला कर दिया। उनकी साधना भटकते ड्रैगन स्तर की थी। उन्होंने मेरे पीछे से और सामने से घेरकर हमला किया ताकि मैं भाग न सकूं। वे चिल्लाए वीर प्रताप अब खेल खत्म। दूसरे राजकुमार का महान कार्य तुम जैसे बेकार व्यक्ति से बाधित नहीं होगा। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। न मैं हिला न मैंने बचाव किया। अचानक एक तलवार की चमक पूरे कमरे में फैल गई। हवा इतनी तेज चली जैसे तूफान उठ गया हो। एक देव संहार रक्षक ने अपनी उंगलियों से तलवार की ऊर्जा छोड़ी और दोनों सैनिकों को जोरदार प्रहार से उड़ा दिया। उनकी नसें टूट गईं और वे जमीन पर गिर पड़े। वे खून उगलते हुए चीखे ये कैसे संभव है। तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली साधक कैसे है। मैं हल्का मुस्कुराया और अपने शरीर से स्वर्गीय सम्राट स्तर की हल्की शक्ति बाहर निकाली। जैसे ही वह शक्ति फैली दोनों सैनिकों की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा स्वर्गीय सम्राट स्तर। उनके लिए ये सपना जैसा था। जिस बेकार युवराज को वे तुच्छ समझते थे वह अचानक उत्तरी क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति के स्तर पर खड़ा था। मेरी हल्की सी दबाव शक्ति ने ही उन्हें कुचल दिया और पल भर में दोनों खून के धुएं में बदल गए। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा दरबार के अधिकारी और सिंहासन ग्रहण समारोह देखता हूं जब वे मुझे इस रूप में देखेंगे तो उनके चेहरे का क्या हाल होगा। चलो मुख्य हॉल की ओर। चारों रक्षकों ने एक साथ उत्तर दिया हाँ स्वामी। इस समय स्वर्गीय वंश साम्राज्य के विशाल मुख्य हॉल में सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी इकट्ठा हो चुके थे। हॉल के अंदर हल्की फुसफुसाहट चल रही थी। दोनों तरफ पहली पंक्ति में खड़े दो बुजुर्ग अपने शरीर से धर्म प्रतिमा स्तर की शक्तिशाली आभा फैला रहे थे। एक थे राज सलाहकार वांग युएशिन जिनकी साधना धर्म प्रतिमा स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। वे इस साम्राज्य के तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। दूसरे थे बाएं प्रधानमंत्री जुओ शुवानकी जिनकी साधना धर्म प्रतिमा स्तर के चरम पर थी और फिलहाल वे साम्राज्य के सबसे मजबूत साधक माने जाते थे। लेकिन आज दोनों ही शोक वस्त्र पहने खड़े थे क्योंकि युद्ध में साम्राज्य के शासक की मृत्यु हो गई थी। उनके चेहरे गंभीर और उदास थे। महामंत्री झांग लिन राज सलाहकार के पीछे चुपचाप खड़े थे और हॉल के दरवाजे की ओर नजर टिकाए हुए थे। तभी भारी कदमों की आवाज गूंजी। सभी अधिकारियों की नजर एक साथ दरवाजे की ओर मुड़ गई। सामने दूसरे राजकुमार ईस्टर्न शिन शोक वस्त्र पहने अंदर आया और सीधे सबसे ऊपर स्थित ड्रैगन सिंहासन पर बैठ गया। ये दृश्य देखकर कई अधिकारी चौंक गए।
उन्हें समझ नहीं आया कि वह अभी से सिंहासन पर कैसे बैठ गया। बाएं प्रधानमंत्री ने अपनी गहरी नजरों से ईस्टर्न शिन को देखा, फिर चुपचाप सब कुछ समझने की कोशिश करने लगे। वे जानते थे कि महान स्वप्न साम्राज्य और कुछ गुप्त संगठन मिलकर इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। ईस्टर्न शिन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, महान स्वप्न साम्राज्य ने रक्तछाया टॉवर और दुष्ट चंद्र मंडल के साथ मिलकर मेरे पिता पर हमला किया और पूरी सेना को खत्म कर दिया। अब अभी हाल ही में रक्तछाया टॉवर के हत्यारे ने मेरे बड़े भाई के महल में घुसकर उसे जहर दिया और उसकी जान ले ली। मैं अपने भाई के लिए गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने पहले मेरे पिता को मारा और फिर मेरे भाई को खत्म कर दिया। यह अपमान हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन देश एक दिन भी बिना शासक के नहीं रह सकता। अगर साम्राज्य में अराजकता फैल गई तो दुश्मनों को ही फायदा होगा। इसलिए मैं आज से स्वर्गीय वंश साम्राज्य का शासक घोषित करता हूं। क्या किसी को कोई आपत्ति है? ये सुनकर पूरे हॉल में हलचल मच गई। कई अधिकारी हैरान हो गए। फिर शाही सुरक्षा दल के कमांडर ने कहा, घुसपैठ करने वाला धर्म प्रतिमा स्तर का हत्यारा था। हमारी सेना उसे रोक नहीं सकी, लेकिन सौभाग्य से महामंत्री समय पर पहुंचकर उसे भगा दिया। जब अधिकारियों ने सुना कि धर्म प्रतिमा स्तर का हत्यारा आया था तो वे और भी हैरान हो गए। रक्तछाया टॉवर एक शीर्ष स्तर का हत्यारा संगठन है। उनके हत्यारे 4 श्रेणियों में बंटे होते हैं: कांस्य, रजत, स्वर्ण और सर्वोच्च। स्वर्ण स्तर के हत्यारे कम से कम स्वर्गीय मानव स्तर के चरम साधक होते हैं और अधिकतर धर्म प्रतिमा स्तर तक पहुंच चुके होते हैं। ऐसे हत्यारे का साम्राज्य के भीतर घुसकर युवराज को मारना सच में चौंकाने वाली बात थी। महामंत्री ने भी दुख का नाटक करते हुए कहा, मैंने हत्यारे को भगा तो दिया, लेकिन देर हो गई। युवराज बहुत कम उम्र में ही हमें छोड़कर चला गया। तभी एक जनरल ने जोर से कहा, अब केवल दूसरे राजकुमार ही साम्राज्य को संभाल सकते हैं। हमें उन्हें सिंहासन पर बैठाकर पिता और भाई की मौत का बदला लेना चाहिए। इसके बाद कई अधिकारी एक साथ बोल पड़े, दूसरे राजकुमार ही अब हमारी उम्मीद हैं। कृपया वे सिंहासन संभालें। कुछ अधिकारी जो पहले चुप थे वे भी माहौल देखकर झुक गए और समर्थन देने लगे। 3 बड़े पदाधिकारी यानी प्रधानमंत्री, सलाहकार और महान जनरल खड़े रहे क्योंकि उन्हें झुकने की जरूरत नहीं थी। ईस्टर्न शिन ने नाटक करते हुए कहा, अच्छा, यदि किसी को आपत्ति नहीं है तो मैं सिंहासन स्वीकार करता हूं। उसने साम्राज्य की स्थापना का शाही मुहर अपने हाथ में उठाया और घोषणा करने ही वाला था। सभी अधिकारी एक साथ झुककर जयकारा लगाने वाले थे, तभी अचानक एक परिचित आवाज गूंज उठी, रुको, अभी इतना जल्दी जयकारा लगाना सही नहीं होगा। हॉल के सभी लोग चौंककर दरवाजे की ओर देखने लगे और फिर अंदर वीर प्रताप 4 देव संहार रक्षकों के साथ गंभीर चेहरे लिए चलते हुए प्रवेश कर गया। बाएं प्रधानमंत्री और महान जनरल एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। ईस्टर्न शिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर झटका और घबराहट की झलक साफ दिखी। महामंत्री और लेफ्टिनेंट जनरल भी तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। ईस्टर्न शिन के मन में क्रोध भड़क उठा। उसने मन ही मन उस महिला को कोसते हुए कहा, तूने झूठ क्यों बोला? तूने कहा था वह मर चुका है, फिर यह यहाँ कैसे खड़ा है? अब उसके अंदर शक भी पैदा हो गया। उसने जिन 2 लोगों को लाश लेने भेजा था वे भी वापस नहीं आए थे। शायद वे दोनों भी धोखा दे गए। वीर प्रताप शांत आवाज में बोला, तुम लोग मुझे मरा हुआ घोषित करके सिंहासन हथियाना चाहते थे। वह सीधे ईस्टर्न शिन की ओर देखते हुए आगे बढ़ा। दरबार में मौजूद अधिकारी हैरान होकर बोले, क्या युवराज अभी जिंदा हैं? फिर किसी ने कांपती आवाज में पूछा, दूसरे राजकुमार और महामंत्री, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? अगर आपने कहा था कि युवराज को हत्यारों ने मार दिया तो फिर यह सामने कौन है? एक अधिकारी ने हैरानी से पूछा कि दूसरे राजकुमार और उनके लोग तो कह रहे थे कि युवराज मर चुका है, लेकिन अब वह यहाँ जिंदा खड़ा है। सच आखिर क्या है? ये बात सभी को उलझन में डाल रही थी। वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराया और बोला, दूसरे भाई, तुम सच में चाहते थे कि मैं मर जाऊं ना? ईस्टर्न शिन का चेहरा तुरंत बदल गया। वह गुस्से में चिल्लाया, धृष्ट व्यक्ति, तुम मेरे बड़े भाई का रूप धारण करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये सब रक्तछाया टॉवर की साजिश है। सैनिकों, तुरंत इस धोखेबाज को खत्म कर दो। इसे हॉल में एक पल भी बोलने मत दो। ईस्टर्न शिन ने फैसला कर लिया था कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल तुरंत आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी एक मजबूत आवाज गूंजी, रुको। महान स्वर्गीय ब्रह्मांड राजा ने पूछा, दूसरे राजकुमार, आपको कैसे पता कि यह व्यक्ति नकली है?
ये वही व्यक्ति था जो साम्राज्य के शासक का शपथ भाई था और शाही परिवार के बाहर सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। लॉ जनरल को तुरंत रुकना पड़ा। ईस्टर्न शिन अंदर से क्रोधित हो गया। उसे लगा कि स्वर्गीय ब्रह्मांड राजा उसकी सार्वजनिक रूप से जांच कर रहा है। वह इस अपमान को याद रखेगा। उसने जोर देकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे भाई को हत्यारों ने मार दिया। महामंत्री और सुरक्षा कमांडर ने खुद ये देखा है। अब यह व्यक्ति मेरे भाई के चेहरे के साथ खड़ा है तो यह निश्चित रूप से नकली है। और स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है? महामंत्री ने भी तुरंत समर्थन में कहा, मैंने खुद युवराज का शव देखा है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से रक्तछाया टॉवर का हत्यारा है जो उसका रूप धारण करके आया है। वीर प्रताप ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कितना अच्छा वफादार कुत्ता है। दूसरे भाई की तरफ कितनी निष्ठा से भौंक रहा है। महामंत्री गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन वीर प्रताप ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र सीधे ईस्टर्न शिन के हाथ में मौजूद शाही मुहर पर थी। उसने मन ही मन शक्ति का उपयोग किया और अचानक शाही मुहर ईस्टर्न शिन के हाथ से गायब हो गई। अगले ही पल वह रहस्यमय तरीके से उसके अपने हाथ में प्रकट हो गई। ये दृश्य देखते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। ईस्टर्न शिन चौंक कर चिल्लाया, ये कैसे संभव है? अगर तुम मेरी शाही मुहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रधानमंत्री, सलाहकार, महामंत्री, राज सलाहकार और स्वर्गीय ब्रह्मांड राजा सभी की आंखें सिकुड़ गईं। वे समझ ही नहीं पाए कि यह मुहर इतनी तेजी से उसके हाथ में कैसे पहुंच गई। बाएं प्रधानमंत्री चुपचाप स्थिति को देख रहे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि एक कथित बेकार युवराज ऐसा कैसे कर सकता है। वीर प्रताप ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपनी उंगली पर हल्का सा खून निकाला और उसे शाही मुहर पर टपका दिया। जैसे ही खून मुहर में मिला, पूरी मुहर सुनहरे प्रकाश से चमक उठी। उसकी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई और चमकदार किरणें हर तरफ फैल गईं। वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, यह स्वर्गीय वंश साम्राज्य की शाही मुहर है। इसका मुख्य काम पहचान साबित करना है। अगर किसी के शरीर में शाही रक्त है और वह अपना खून इस पर लगाए तो मुहर सुनहरी रोशनी से चमकती है। जितना शुद्ध और मजबूत रक्त होगा उतनी तेज रोशनी निकलेगी। अब बताओ, क्या अब भी तुम मुझे नकली कहोगे छोटे भाई? उसकी आंखों में हल्की शरारती मुस्कान थी, जबकि ईस्टर्न शिन का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। हॉल में सन्नाटा छा गया। अब सभी अधिकारी पूरी तरह समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति असली युवराज ही है। इससे ये भी साफ हो गया कि पहले जो कहा गया था कि युवराज मर चुका है और शव देखा गया था, वह झूठ था। लेकिन कई लोग अभी भी हैरान थे। आज युवराज का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। उसकी आवाज, उसकी चाल, उसकी नज़र और उसकी आभा सब पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। बाएं प्रधानमंत्री को भी हल्का सा दबाव महसूस हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या यह मेरा भ्रम है? वह धर्म प्रतिमा स्तर के चरम साधक थे और साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। लेकिन आज उन्हें एक ऐसे युवक से दबाव महसूस हो रहा था जिसकी साधना पहले केवल प्रारंभिक स्तर पर थी। यह असंभव लग रहा था। इसलिए उन्होंने खुद को समझाया, शायद यह मेरा भ्रम है। इसी बीच राज सलाहकार अचानक आगे आए और वीर प्रताप से बोले, युवराज, भले ही आप जीवित हैं लेकिन आप सीधे शासक के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। सभी जानते हैं कि दूसरे राजकुमार प्रतिभाशाली हैं। उनके पास सुप्रीम हड्डी है और उनके गुरु स्वर्गीय सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हैं। वे भविष्य में साम्राज्य को और आगे ले जा सकते हैं। अब साम्राज्य को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो दूरदर्शी हो और शक्ति से भरपूर हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप साम्राज्य के हित में सिंहासन छोड़ दें और दूसरे राजकुमार को मौका दें।